have worked closely with Dr. Manmohan Singh जी, I am working with मोदी जी। पॉलिसी बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन वो करना और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो मोदी जी का जो टेन्योर है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत वाइब्रेंट है। जिस लेवल पर हमारे देश के इकोनॉमी को सिंह साहब छोड़ के गए, वहां से मोदी जी ने उसको दुगना तिगना बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो सपना है वो महाराष्ट्र से होके ही जाता है, बिना महाराष्ट्र के वो जाएगा नहीं। फंडिंग टू अनफंडेड, जो लोग जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम से बहुत दूर थे, तो अभी बैंक ही उनके घर जाके उनके अकाउंट खुलवा के और उनको थ्रू मुद्रा उसमें लोन उनको मिला हुआ है। जो ये मुद्रा स्कीम बनी हुई है, यह दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की सोशल इंक्लूजन की स्कीम है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो से लेके मोदी जी का रिजीम हो, उसमें दलित आर दी हाईएस्ट बेनिफिशियरी। Welcome to the Viksit Maharashtra Viksit Bharat podcast. Today we are privileged to be joined by Mr. Milind Kamble, founder chairman of the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industries. Welcome to this podcast. Thank you very much. Sir, let's get started with financial inclusion. So, आप थोड़ा हमें इस बारे में बताएं। देखिए, थ्रू हमारे चेंबर के माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे हैं भारत सरकार के साथ या महाराष्ट्र सरकार के साथ, तो बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, जो युवा है, तो उनके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल इंक्लूजन के लिए बहुत सारा एक पॉलिसी सपोर्ट जो है हमने सजेस्ट किया था और उस पर अमल करके भारत सरकार में अभी लगभग जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो युवा है उनके लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसको कहा भी गया है फंडिंग टू अनफंडेड। और ये फंडिंग टू अनफंडेड इस सेगमेंट में जो लोग जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम से बहुत दूर थे, तो अभी बैंक ही उनके घर जाके उनके अकाउंट खुलवा के और उनको थ्रू मुद्रा उसमें लोन उनको मिला हुआ है। तो यह एक बड़ा ड्राइव, जैसे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत में जो ये मुद्रा स्कीम बनी हुई है, यह दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की सोशल इंक्लूजन की स्कीम है, जिसमें अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अगर हम आंकड़े अगर देखेंगे तो 45 करोड़ आर दी मुद्रा बेनिफिशियरीज लोनीज, और उसमें लगभग 27 लाख करोड़ का लेंडिंग इस मुद्रा के माध्यम से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उस मार्जिनलाइज कम्युनिटी के इंक्लूजन के लिए हुआ है। और पर्टिकुलरली हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और यह जो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको देख रहा है, उनके साथ भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो यह 45 करोड़ में लगभग 23%, 17% शेड्यूल कास्ट और 6% शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिशियरी है। लगभग 8 करोड़ मुद्रा में यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिशियरी है। अगर जो इनको जो लेंडिंग हुआ है वह लगभग 5 लाख करोड़ का लेंडिंग इस पे हुआ। इसलिए, और व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्कीम आपको मैं बताता हूँ। बहुत सारे उसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, सब हुआ है, मगर रीपेमेंट जो है इस सबसे बढ़िया इस स्कीम में है। आज के तारीख में जो ग्रॉस एनपीए जो बैंक का है वो उससे काफी कम मुद्रा के एनपीएस है। अभी जैसे पेंडेमिक का थोड़ा इफेक्ट था, 21-22 को आपको 2.6% एनपीए दिखेगा,
फिर उसके बाद में 22-23 के इसमें 2.32% एनपीए है। तो यह अगर कंपेयर करेंगे हम लोग और इंक्लूजन स्कीम से, तो दिस इज द बेस्ट स्कीम एवर इन इंडिया एंड यह एक बड़ी क्रांति है। तो देखिए, हमारे देश में किसी को अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट बैरियर जो है वह अर्ली स्टेज फंडिंग का होता है जी। शुरुआती दौर का कैपिटल जो है वह मेन फंडिंग है। मगर ये फर्स्ट टाइम इन हमारे बैंकिंग की जो लेंडिंग सिस्टम है, लीगेसी लेंडिंग लीगेसी जिसको हम बोलते हैं, जो कोई कोलैटरल बेस है जी। और इसमें ये पहली बार ऐसे हुआ कि विदाउट कोलैटरल 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन। ये बहुत ही अजब चीज हुई है इस देश में और दुनिया में, ऐसे मैं इसको समझता हूँ। एंड दिस इज द फंडिंग टू अनफंडेड। यह जो सोच भारत सरकार की रही है वह एकदम सक्सेसफुल फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन बनके उभरी है जी। सर, अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, पर्टिकुलरली अगर दलित एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए, और जैसे कि एक्सेस करना होता है क्रेडिट एंड कैपिटल बिजनेस के लिए, तो डिजिटल बैंकिंग ने इस चीज़ को कैसे एनेबल किया है? तो देखिए, भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स जो शुरू किए हैं, जैसे हम तो इंडस्ट्री के लोग हैं, ओके, जैसे मेक इन इंडिया है, वैसे डिजिटल इंडिया जी। कुछ लोगों ने इनिशियली उसका थोड़ा मजाक भी किया, ओके, अरे ये क्या नया है। मगर इस अभी हम जो देख रहे हैं, इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा भारत में बना है और मुझे लगता है विकसित भारत की ओर अगर हमें जाना है तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंक्लूजन है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका पेनिट्रेशन, आज आप कहीं पे भी जाइए, आप यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक अभी हाल ही का एक किस्सा बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, यूएस में रहता है, डिट्रॉइट में, और 7 साल के बाद वो इंडिया आया और फिर आया, घूमा, और 3 दिन के बाद मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि मैं यूएस से आया हूँ, अभी देख रहा हूँ कितना नया इंडिया है। मैं हर जगह पे यानी कि पान ठेले पे जाऊँ या कैब करूँ या सब जगह पे सब लोग मुझे पूछ रहे ऑनलाइन पेमेंट करिए, ये मेरा यूपीआई ये है, नंबर है, और उसके पास यूपीआई नहीं है। जैसे एयरपोर्ट पे आया तो डीजी यात्रा है, वहाँ पे जो टीएसए होता है, तो यहाँ पे उससे भी एडवांस डीजी यात्रा बना हुआ है। तो ये एक डिजिटल पेनिट्रेशन भारत का जो हुआ है, हमने कुछ डेवलप्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ा है। अभी मैं यूरोप गया था, अभी मैं यूएस गया था, कहीं पे भी जो जिस टाइप की पेमेंट सिस्टम भारत ने अडॉप्ट की है, उस टाइप के पेमेंट सिस्टम कहीं पे भी नहीं। ईज ऑफ पेमेंट जो जिसको बोलते हैं, और यह पेनिट्रेशन केवल एजुकेटेड क्लास या इलीट क्लास या इसमें नहीं है। आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, कहीं पे भी जाइए, छोटा ठेले वाला, रेडी पटरी वाला जो है, वो भी क्यूआर कोड लेके बैठा हुआ है। तो यह बहुत बड़ी बात है जिसका बेनिफिट होगा, और ये जो अभी बेस बना हुआ है डिजिटल इंडिया का और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेफिनेटली दिस विल गो लॉन्ग वे। तो सर, एंटरप्रेन्योर्स पे आते हैं, उन्हें कैपिटल एक्सेस करना होता है, जैसे मैंने पहले बोला था। तो कैपिटल एक्सेस में किस तरीके का फ़र्क आया है? पहले अगर आपने देखा होगा क्या मुश्किलें आती थी, और अब किस तरीके से वो चीज़ को सरकार सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स, ये आपने सुना होगा, से लेके बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे कि ट्रेड प्लेटफॉर्म है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने
फैक्ट्री को, गवर्नमेंट को माल सप्लाई किया है, प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं, सर्विसेज मैंने दी है, तो नॉर्मली उसकी पेमेंट की जो साइकिल है नॉर्मली 30 डेज 45 डेज जो साइकिल है वो पेमेंट की होती है। मगर अभी ट्रेड प्लेटफॉर्म जो बनाए हुए हैं उस ट्रेड प्लेटफॉर्म पे मैं तुरंत जाके वहाँ पे मैं मेरा जो इनवॉइसिंग जो हुआ है वो अपलोड कर दिया, सब प्रोसेस कर दिया, तो मुझे तुरंत उस पर पेमेंट मिल जाता है। तो मेरा जो वर्किंग कैपिटल जो एक एंटरप्रेन्योर का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू होता है तो वर्किंग कैपिटल वो इजी हो गया है। पीएसबी लोन ऑन 59 मिनट्स 1 आवर में आपको एक इतना बढ़िया ये सिस्टम बनाया हुआ है। देखिए ये एआई का कमाल है। इसमें क्या है कि जस्ट यू हैव टू अप्लाई, तो वो क्या करेगा कि आपकी फिर क्रेडिट हिस्ट्री तो बैंक तो देखती है क्या है कि जैसे आपने आपका पैन कार्ड अप्लाई किया, सो ही विल गो टू द पोर्टल, ओके, और पोर्टल से जो आपके डिटेल्स है वो ही विल फेच फ्रॉम दैट डेटाबेस, वो लेके आएगा। जीएसटी नंबर आपको ये करने के लिए बोलेंगे तो जीएसटी पोर्टल पे जाएगा, तो जीएसटी का आपका रिकॉर्ड, बैंक का आपका अकाउंट्स, तो वो पूरा ट्रांजैक्शन ये कैसे है, तो तुरंत एक एल्गोरिथम ऐसे बनाया है बैकएंड को जो वो बिल्कुल एनालिसिस करके आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है वो तुरंत वो बताएगा। दैट यू कैन गो टू द बैंक एंड प्रोवाइड, उसको तो पूरा सप्लीमेंट्री पेपर का सेट तो उसके साथ होता ही है। तो यह जो क्रेडिट जो है और जो उद्यमी जो है उसको वर्किंग कैपिटल के लिए जो तुरंत पैसा चाहिए होता है, तो ये तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सभी लोग जो है स्मॉल स्केल बिजनेसेस से लेके सब लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ईज ऑफ कैपिटल एक्सेस जो उसमें हुआ है। सर लगभग 6-7 दशक लग गए भारत को इस पोजीशन में या इस विलिंगनेस पे अगर बोला जाए, पॉलिटिकल विल बोला जाए, तो आपको क्या लगता है क्या कारण रहा है कि अब हम ये चीज़ें जो देख रहे हैं जिससे रैपिड हमें चेंज दिख रहा है? योर कमेंट्स ऑन इट। एग्जैक्टली आपने जो कहा 70 साल हो गए, तो अगर हम हिस्ट्री में अगर डीप ड्राइव करेंगे और देखेंगे तो जिस प्रकार के मॉडल हमने अडॉप्ट किए थे इकोनॉमी के, देखिए मैं आपको, हम 1947 को आज़ाद हुए, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की और 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो गए और वहाँ से हमारे पंचवार्षिक योजना इस नाम से वो एक बनता चला गया और हम 90 तक आते हैं। देखिए 1950 से लेके 1990 ये 40 साल है जिसमें हमने एक मिक्स इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट किया था और उस मॉडल से हम लोग ट्रैवल किए 40 साल। व्हाट इज द रिजल्ट? वी वेयर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टू बिकम एन बैंकरप्ट नेशन। 1990 का दौर है। तब 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्राइम मिनिस्टर जो थे, ये जो सब लोग हैं इन्होंने, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। तो नतीजा ये हुआ कि 40 साल हमने जो एक मिक्स इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट किया था, तो उसका रिजल्ट ये है कि भारत एक बैंकरप्ट नेशन की ओर बढ़ा। फिर वो हमको सोना गिरवी रखना पड़ा, ये सब जो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो हमने अडॉप्ट किया। अभी उसको भी लगभग 30-35 साल उसको भी अभी हो रहे हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। तो इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिशियरी अगर कौन है, तो वह बेनिफिशियरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। और आप जहां इस हेड ऑफिस में डिक्की के बैठे हैं, तो यही न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बना हुआ दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी, जो कि दलित उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर, एक नया लाइफ चेंजिंग रोल जो है डिक्की प्ले कर रहा है और इसका श्रेय जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जाता है। यह एक बात।
दूसरी बात, लास्ट 10 साल में अगर हम देखेंगे, सो आई हैव वर्क क्लोजली विथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी. ही इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स. और आई एम वर्किंग विथ मोदी जी. तो देखिए, दोनों के साथ मैंने काम किया है. तो एक पॉलिटिकल विल जो है वह होती है. डॉक्टर साहब तो एक, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल, ही वॉज इकोनॉमिस्ट, एक सज्जन आदमी थे. वो तो एक बात है. दूसरा, यहाँ पे पॉलिसी बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन वो करना और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो मोदी जी का जो टेन्योर है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत वाइब्रेंट है, जिसमें केवल अभी आप देखोगे कि पूरे पीएसबी जो बैंक्स है हमारे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, उन्होंने अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दे हैव ऑल पोस्टेड अ प्रॉफिट, बैंक्स ने, और अच्छे खासे प्रॉफिट. पीएसयूज, सब पीएसयूज ने प्रॉफिट बनाए हैं, क्योंकि एक जो आदमी है जो बैठा है दिल्ली में, वो पूछ रहा है पीएसयू को बुला के, भाई इसको हमें प्रॉफिट चाहिए, ओके यू मेक, बिल्कुल हमें डिफिसिट, ये वाला जो ईरा है वो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो हमको प्रॉफिट चाहिए. तो लाइकवाइज कोई तो भी डंडा लेके पूछने वाला, ये जो पीएसबी हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हो या बैंक्स हो या पूरी सिस्टम हो, उसमें एक जो वाइब्रेंसी जो है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस जो है, उसमें अगर हम देखेंगे तो मोदी जी के समय में जो काम हो रहा है, दैट इज अ मच बेटर देन डॉक्टर सिंह साहब टेन्योर. दूसरी सबसे बड़ी बात में, जिस लेवल पर हमारे देश के इकोनॉमी को सिंह साहब छोड़ के गए, वहां से मोदी जी ने उसको दुगना तिगना बनाया है. डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 14-15 में जो इंटरिम बजट है, या उसके पहले फुल फ्लेश बजट पी चिदम्बरम जी ने रखा था, जो 15-16 लाख करोड़ का बजट था भारत का. आज कितना है बजट की साइज? 47 लाख की 10 साल में. देखिए, और थोड़ा अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अटल जी ने जहां पे इस देश की इकोनॉमी को छोड़ के चले गए, दुनिया में हम लोग 11वें नंबर पर थे. 10 साल डॉक्टर सिंह साहब थे, तो जाने के बाद हमारी इकोनॉमी 10th पोजीशन पर थी. 1 पायदान हम नीचे आए थे या ऊपर चले गए थे. मगर अभी 10 साल में हम देखेंगे तो वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अभी 2-3 साल में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. 2027 का गोल है. 2027 में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी. जिस तेजी से हम लोग जा रहे हैं, जिस प्रकार एक विकसित भारत का सपना लेके, जो डे एंड नाइट 24/7 जिसको बोलते हैं, वह काम जो चल रहा है, आप अगर देखोगे तो कनेक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन. आप रोड कनेक्टिविटी देखिए हमारे देश में, रेल कनेक्टिविटी देखिए, पोर्ट कनेक्टिविटी देखिए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देखिए. सर, मैं आपसे इस पॉइंट पे महाराष्ट्र के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपने सिंस ओवरऑल एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, कनेक्टिविटी, किस तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा है ये चीज़ इम्प्रूव हुई है पिछले 10 सालों में? पोर्ट डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र, एज वी नो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट्स, and then we have the various expressways that are being made, and being here in Pune, Mumbai, there is a lot of urban development, काफ़ी सारे efforts किए गए हैं. तो आप इस बारे में क्या बताना चाहते हैं? आपके observations क्या रहे? देखिए, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ जी, और पुणे से हूँ, एक इंडस्ट्री का आदमी हूँ, तो बड़ा क्लोजली महाराष्ट्र को हम भी वॉच कर रहे हैं. जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, वो महाराष्ट्र से होके ही जाता है, बिना महाराष्ट्र के वो जाएगा नहीं.
तो देश में पहला एक्सप्रेसवे अगर कहाँ बना है तो महाराष्ट्र में बना है, बॉम्बे टू पुणे। और उसकी वजह से क्या महाराष्ट्र की इकोनॉमी की ग्रोथ है वो हम सब जानते हैं। अभी रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी एज अ सीएम 2014 से लेके 19 तक, तब उन्होंने एक समृद्धि महामार्ग बनाया है, हाईवे नागपुर टू मुंबई को कनेक्ट करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। आपको बिल्कुल एक यूएस के किसी हाईवे पे चल रहे हैं ऐसा फील आएगा। तो ये कनेक्टिविटी, रेल की तो पहले से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी है, रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क है महाराष्ट्र का, विलेजेस तक कनेक्टेड है। और पोर्ट, देखिए देश का सबसे बड़ा कंटेनर मूवमेंट वाला अगर पोर्ट कौन सा है तो वो जेएनपीटी है। ओके। और अभी एक नया पोर्ट जो है बन रहा है यहाँ पे पालघर में, वो तो गेम चेंजर पोर्ट रहेगा। ओके, बिकॉज वहाँ से जो कनेक्टिविटी है उस पोर्ट की मिडल ईस्ट में जाने के लिए या फिर ईस्ट कोस्ट में जाने के लिए और वेस्ट कोस्ट में जाने के लिए, जिस टाइप का जो हेवी, जिसको क्या कहते हैं, कार्गो और ये जो व्हीकल्स जो है, उसके लिए इतना बड़ा ड्राफ्ट कहीं पे भी नहीं है, यानी कि डेप्थ जिसको बोलते हैं, वह अभी सबसे बड़ी डेप्थ वाला पोर्ट जो है ये बन रहा है पालघर में। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज महाराष्ट्र के इसमें आने वाला है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अभी जैसे विकसित भारत है वैसे विकसित महाराष्ट्र और वैसे विकसित राजस्थान से लेके ऐसे मध्य प्रदेश, सब लोग अपना अपना एजेंडा बना रहे हैं। मगर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने वो टास्क लिया। ऑफ कोर्स शिंदे साहब इज अ सीएम, उनके नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। तो महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, क्योंकि देखिए, और वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विजन है वो 2027 तक बनाने का है, और 2035 तक महाराष्ट्र की $2 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। फॉर्चुनेटली आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट कमिटी, महाराष्ट्र इकोनॉमिक काउंसिल, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है मिस्टर एन चंद्रशेखरन, उनके अध्यक्षता में बनी थी, और हमने बहुत क्लोजली वो काम किया है। उसका रिपोर्ट भी हमने बनाया है, बिल्कुल क्लियर फोकस से जो उसमें काम महाराष्ट्र कर रहा है। और बिल्कुल एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या टूरिज्म हो, क्योंकि महाराष्ट्र को 700 किलोमीटर का सी फेस मिला हुआ है। सो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर एक बहुत अच्छा काम हमने ने कि जो जॉब हमको दिया गया था तो हमने किया है, उसके ऊपर महाराष्ट्र काम कर रहा है। मगर अभी जिस टाइप से, जिस गति से महाराष्ट्र अगेन बैक ऑन ट्रैक, कुछ पिछले 2-2.5 साल जो स्लिप हुआ था महाराष्ट्र का पोजीशन इंडस्ट्री में, तो फिर से महाराष्ट्र नंबर 1 हुआ है, और वो कंटिन्यूटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कितनी इम्पोर्टेंट है सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो पिछले 5 सालों में हुआ, हमने देखा था काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रुक भी गए थे। 14,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा वो लागत लगी थी आई थिंक मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। सो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि स्टेबिलिटी और उसके इकोनॉमिक रिपरकशंस के बारे में बताएं। देखिए, हम तो एक इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, हम तो गवर्नमेंट के साथ काम करते रहते हैं, मगर ये जो पॉलिसी और गवर्नेंस में जो स्टेबिलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है जी। जैसे आपने कहा, वो सच है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो स्टॉप किए गए, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, मगर उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो रुक गया। और जो तेजी थी,
जो 2015 से 19 जो देवेंद्र जी सीएम थे, फिर उसके बाद में सरकार नहीं बनी और उन सरकार के दौर में जो एक मोमेंटम जो है ना वो ब्रेक हुआ। उसकी वजह से महाराष्ट्र पीछे चला गया सच में। तो यह पॉलिसी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको राजस्थान का उदाहरण बताऊंगा। देखिए, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है जी। मगर वो जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है ना वो सिमिलर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है जी। ओके। और ऐसे बहुत सारे स्टेट है जिसको मैं बता सकता हूँ। तो यह महाराष्ट्र के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिसी कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी, ऐसे मुझे लगता है। और तभी अगर ये रहा जो विजन हमने बना के दिया है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी रही तो 2027 में महाराष्ट्र की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो होगी, 35 में $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। आज महाराष्ट्र का इंडिया के जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूशन है। जो पर कैपिटा इनकम जो है महाराष्ट्र का वो 2.5 लाख है। तो ये प्रपोज हुआ है कि महाराष्ट्र का इंडिया के जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूशन करेंगे जी। और पर कैपिटा इनकम जो है वो 5 लाख का होगा। और उस टाइप का विजन सेट किया हुआ है। इसको ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। एज एक इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते इसको मेंटेन, अगर यह मोमेंटम रहा तो ये बिल्कुल 2027 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र की होगी, जो भारत का, जो माननीय मोदी जी का विकसित भारत और नियर टारगेट जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा होगा। सर, इसमें आत्मनिर्भर भारत एक जो अपना इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये एक काफ़ी तेज़ गति से काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसका प्रभाव देखा गया है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स की बात करें और इसमें अगर दलित एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए पर्टिकुलरली, तो इस इनिशिएटिव का दलित एंटरप्रेन्योर्स पे क्या इम्पैक्ट देखा गया है इन सेक्टर्स में? मेक इन इंडिया यह बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उसी में आपने जो कहा तो आत्मनिर्भर भारत उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसे मैं मानता हूं जी। और लोकल फॉर वोकल, ये जो कुछ नई नई जो चीजें हैं, इसकी वजह से जो छोटे छोटे उद्यमी हैं और ये डिजिटल इंटरवेंशन, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इंटरवेंशन। अभी मैं एक ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स से बात कर रहा था, मुझे फोन आया आफ्टरनून में जी। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आपके प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल ट्राइबल इंटीरियर। वो बोला मैं लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर से मैं बिल्कुल उसको मार्केट कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ। तो यह इसका जो बेनिफिट है, ये डिजिटल हो या आत्मनिर्भर भारत और उसमें दलित उद्यमिता पे हुआ है। मैं आपको जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, और आज के तारीख में भारत में जो उद्योग जगत जिसको हम बोलेंगे, जो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो उनका परसेंटेज कितना है, उनका पाई कितना है और वो कैसे अचीव हुआ है, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक मुद्रा नाम की स्कीम बताई, जिसमें लगभग 9 करोड़ लोग जो है वो मुद्रा के बेनिफिशियरी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। ठीक है, 9 करोड़ लोग, ये ध्यान में रखिए। फिर स्टैंड अप इंडिया नाम की एक स्कीम है, वो तो इट्स वाज माय सजेशन टू द प्राइम मिनिस्टर। तो वो स्कीम बनी, उसमें आज के तारीख में स्टैंड अप इंडिया के बेनिफिशियरी लगभग 60,000 अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। PMEGP स्कीम है, KYC के स्कीम है, फिशरीज के स्कीम्स है, PMFME, इस प्रकार के जो स्कीम्स है, ऐसे पूरे स्कीम्स में मुद्रा से लेके, स्टैंड अप इंडिया से लेके, PMFME से लेके, मत्स्य संपदा से ऐसे लेके जो बेनिफिशियरी है
इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, वो 10 करोड़ है, 10 करोड़ पूरा स्टैटिस्टिक्स है। और पूरे देश के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ये इनका अगर पाई हम देखेंगे तो दैट इज 18%। 18%। और ये पूरा रिसर्च जो है इसका पूरे हमारे ऑफिस ने इसका रिसर्च किया हुआ है पूरा। तो 18% is a pie of a scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs in the पूरे हमारे देश का जो उद्योग है, माइक्रो स्मॉल से लेके लार्ज इंडस्ट्री यहाँ तक उसमें है। और नंबर्स में अगर देखेंगे तो 10 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये अभी का है, मुद्रा और ये सब जो स्कीम्स है वो अभी की है। तो जिसमें मैं अगर कहूँगा तो जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो से लेके मोदी जी का रिजीम हो, उसमें दलित आर दी हाईएस्ट बेनिफिशियरी। सर, since you are mentioning this, Dalit Samaj in MSMEs, so how have you seen a growth in Dalit owned MSMEs? Yes, मैं वही कह रहा हूँ, दलित ओन MSMEs। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मैं तो पूरे देश भर घूमते रहता हूँ, 20 days आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। अपार्ट फ्रॉम माई बिजनेस तो है पूरा ऑटो मोड पे है। तो मैं कानपुर में गया था, छोटा सा किस्सा है। कानपुर में हमारे उत्तर प्रदेश चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर गौतम जी। उनका शू मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है, केवल अपर बनाते हैं, शूज का जो एक अपर पोर्शन होता है और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं गया और हमारे 2 मित्र थे, उनके फैक्ट्री में विजिट करने गया। फैक्ट्री उन्होंने दिखाया, 200 लोग, ऑटोमेशन और ये सब पूरा। और वो फैक्ट्री देखने के बाद उनके ऑफिस में मैं आया, हम बैठे। तो फिर ऑफिस में उन्होंने उनके टेबल में से एक छोटा सा एल्यूमिनियम का प्लेट, कटोरा टाइप का ऐसे निकाल के टेबल पे रखा। तो हमको आश्चर्य लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, यानी कि ये क्या है। हमने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे माँ ने दिया था। क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, 7-8 हम लोग भाई थे। हमारे पिताजी गुजर गए और माताजी बहुत बीमार थी। वो हम किसी को खाना खिलाने के, किसी के इसमें पोजीशन में नहीं थी। तो उन्होंने एक कटोरा मुझे दिया और कहा कि आप जाओ, आपको जहाँ जाना है जाओ और जो करना है करिए और आप अपना देख लीजिए। तो फिर वो बताते हैं मिस्टर गौतम कि वो कटोरा जो है वो मैं जो था वही मेरे पास साधन था। तो मैं छोटा मोटा कुछ काम करने लगा, जो कुछ अनाज मिलता था उसी में पका के मैं खाता था और ऐसे जाके आज ये पोजीशन में आया हूँ। तो हमने उनको पूछा कि इसमें से आपका मैसेज क्या है। तो उन्होंने जो कहा कि जब वो 15 साल के हो गए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे जीने के लिए, तो तब उनके मन में एक सवाल आया और वो सवाल था, मैं गरीब क्यों हूं, मैं अमीर क्यों नहीं बन सकता। देखिए, पूरे देश में जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, देखिए कहाँ पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, किस स्थिति में, मगर आपको क्या बनना है ये आपके हाथ में है। और ये जो एग्जाम्पल है मेरे लिए भी कि मैं गरीब क्यों हूँ, जब ये सवाल किसी के मन में आता है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल लाइव स्टोरी है मिस्टर गौतम की। अभी 2 साल पहले मैं कानपुर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लोग जो हैं अनुसूचित जाति जनजाति से कड़ी मेहनत से उन्होंने अपने बिजनेसेस खड़े किए हैं। और हमारा स्लोगन भी है, बी जॉब गिवर्स। 2005 में हमने दिया था, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर। जिस कम्युनिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, नॉर्मली उस कम्युनिटी के जो युवा है, जो यूथ है, उनके सामने करियर बनाने के 2 ही रास्ते थे। एक,
सरकारी नौकरी में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरी में जाना है, एक करियर बनाने का। दूसरा राजनीति में जाना है, क्योंकि दोनों जगह रिजर्वेशन है, पार्षद बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है और पॉलिटिक्स में करियर करना है। मगर डिक्की ने एक तीसरा रास्ता जो है, जो उद्यमिता की ओर जाता है, और इस रास्ते से आप जाओगे तो एक अच्छा जीवन भी जी सकते हैं। और हमारे डिक्की के 4-5 लोगों को पद्मश्री मिला है जी। तो ऐसे पद्मश्री से भी आपको सम्मानित किया जाता है। तो यह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है कम्युनिटी में, वो करने का काम हुआ। और इसके लिए जो एक इकोसिस्टम केवल बोलने से नहीं होता है, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम लगता है। और वह सपोर्ट सिस्टम लास्ट 10 साल में कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट पाइपलाइन जिसको हम कहेंगे, वो हमने बनाई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। सर, आपने ये बताया कि पद्मश्री से और बाकी अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है जो अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं, और रिकग्निशन। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन तो मैटर करता ही है। आपने पिछले कुछ सालों में कुछ रोल मॉडल्स इस टाइप के, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है दलित रोल मॉडल्स टू इंस्पायर जो नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लोग, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू सी, एंड आप उस बारे में कुछ बताएं। तो देखिए, हमारा मकसद यही था कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो समुदाय है, समूह जो है 25% है, विच कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 35 करोड़ के आसपास। अभी इसमें क्या था, ज्यादातर पॉलिटिकल, सोशल, स्टूडेंट, यूनियन लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत सारी थी। मगर एक बिजनेस लीडर्स, बिजनेस लीडरशिप ऐसी कुछ नहीं थी। वो सोच भी नहीं थी। जो दलित डिस्कोर्स जो है, उस दलित डिस्कोर्स में भी यह सोच नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, दिस चैप्टर वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन अ थॉट प्रोसेस। Why so? मतलब ऐसा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि विचारधारा अगर देखी जाए, क्या था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, या मतलब एक जो होता है कि दे वर टेकन फॉर अ राइड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, की एक वोट बैंक बन जाता है कि हाँ टाइम टू टाइम, बट किसी ने उनके अपलिफ्टमेंट या प्रॉपर विकास के बारे में सोचा नहीं। देखिए, जो हमारे देश में जो भी सरकारें रही है और जो मॉडल रहा है, वह पैट्रोनेज का रहा है। ओके, यानी कि हम सरकार है, बस हम आपको रेशन कार्ड देंगे, आपको रेशन मिलेगा, आपको ये वजीफा देंगे, आपको ये करेंगे, वो ये जो चीजें हैं। और जो लीडरशिप जो थी, दलित डिस्कोर्स जो है जी, जो इंटेलिजेंशिया जो है, वह बहुत ज्यादा लेफ्ट इन्फ्लुएंस था। लेफ्ट विचारों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहा। इसलिए केवल मांगने वाला ही समाज उन्होंने बनाने की कोशिश की। ओके, यह बेसिक 160 डिग्री टर्न है जो हमने जो स्लोगन दिया, बी जॉब गिवर्स, फाइट कास्ट विथ कैपिटल, दीज आर द न्यू थॉट्स, न्यू आइडियोलॉजी। तो हमने ये जो एक दलित डिस्कोर्स है, उसमें एक डिस्ट्रप्शन पैदा किया। डिक्की का फॉर्मेशन है, डिस्ट्रप्शन है ये पूरे थॉट प्रोसेस में। विदाउट कैपिटल आप इस कास्ट सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, उसको फाइट नहीं कर पाओगे। ओके, फिर हमने ये बात कही तो ये तो कैपिटलिस्ट बनने जा रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट बनेंगे। सो लाइकवाइज उसकी तो चेष्टा तो हुई होती रहेगी, वो तो छोड़ देते। मगर तो ये पूरा नया थॉट प्रोसेस बिल्ड करके जो जर्नी हमने की है, केवल बातें नहीं की है, डिलीवर किया है। आपने जो सवाल पूछा मैडम कि रोल मॉडल्स, हमने ढूंढे ऐसे रोल मॉडल्स। मैं आपको अशोक खाड़े जी जो है महाराष्ट्र के, एक बहुत बड़े उद्यमी है, दास ऑफशोर इंजीनियरिंग नाम की उनकी कंपनी है जी। जब हम उनको मिल रहे थे तो हमने उनको पूछा
अभी तो 5,000 इंजीनियर्स उनके कंपनी में काम करते हैं, ऑफशोर इंजीनियरिंग का काम। और उनको जब हमने पूछा, खाड़े साहब आपने कभी पावर्टी देखी है क्या, तो उन्होंने हमको बताया कि पावर्टी के जितने फॉर्म्स होते हैं वो सब मैंने देखे हैं। जो एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, रोल मॉडल है। तो हमने पूछा कि एक आधा आप बताएंगे क्या आपने पावर्टी का फॉर्म। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं बचपन में 10वीं में था, मेरे पिताजी एक दूसरे गांव में जाके काम करके रात को अनाज लेके आते थे, तब मेरी माँ पकाती थी और तब हम सब लोग खाते थे। एक दिन मेरा एग्जाम चल रहा था, 10वीं का एग्जाम था, दूसरे दिन मैथमेटिक्स का पेपर था। बारिश बहुत हो गया, जो नदी है उसको बाढ़ आई, उसकी वजह से पिताजी रात को घर नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए उनकी माताजी रोने लगी। तो ये उन्होंने माताजी को पूछा, आप रो क्यों रही है। तो उन्होंने कहा कि तेरे पिताजी काम करने के लिए गए हैं, वो जो लेके आते हैं तब मैं पका के आपको खिलाती हूँ, और आप कल आपका पेपर है और वो बाढ़ की वजह से वो नहीं आ पा रहे। तो उन्होंने कहा माताजी को, आप चिंता मत करिए, ठीक है, मैं पानी पी के सो जाऊंगा और कल जाके पेपर दे के आऊंगा। तो उन्होंने जाके पेपर दे के आए मैथमेटिक्स का, उसमें उनको 100 से 100 नंबर आए। तो यह जो रोल मॉडल्स है, इनकी कहानियां जो है ऐसे हजारों लाखों, मैं तो पूरा देश घूमता हूँ, जैसे हर स्टेट की एक डिफरेंट कहानी है। हमारे रवि कुमार नाराज जी, उनके फादर मेसन थे, एक मेसन गवंडी जिसको कहते हैं। तो वहां से आज वो रवि नाराज जी, बड़ा बिजनेस है, उनको भी पद्मश्री मिला है, से लेके ऐसे बहुत सारी जो कहानी है, रोल मॉडल्स बने हैं। और इस जो पॉलिसी सपोर्ट है जो बना हुआ है, उसका भी बेनिफिट इन सबको मिल रहा है। सर, अगर स्किल ट्रेनिंग की बात की जाए तो व्हाट अबाउट स्किल ट्रेनिंग में, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना आई थी, तो महाराष्ट्र में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग, और इससे जो पिछड़े वर्ग के यूथ हैं वो किस तरीके से जॉब रेडी बन रहे हैं? आपने अगर कुछ ऐसा देखा हो या नोटिस किया हो तो आप उस बारे में हमें बताएं। देखिए, कुछ दिन पहले ठाणे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक कम्युनिटी है जी, जो विश्वकर्मा कम्युनिटी है, और उस विश्वकर्मा कम्युनिटी का जो स्ट्रेंथ है ना, वो है प्रोटोटाइप बनाने का। जी, ओके, दे आर द मास्टर्स प्रोटोटाइप बनाने के। तो वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने पूछा कि आप तो भारत सरकार के साथ काम करते हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, एनएसडीसी के साथ में, तो यह जो एंशियंट जो हमारे स्किल्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए तो मैंने भी बहुत सारी कोशिश की। तो उसमें कुछ तो भी स्किल्स थे, मगर अभी जो नई जो पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे हमारे जो हमारे देश की जो सिस्टम थी, इकोनॉमी थी, वो बार्टर सिस्टम थी जी, जो एक विलेज इकोनॉमी जो है वो थ्रू बार्टर सिस्टम से चलती थी, और उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी दे वर द बार्टर्स इन दिस सिस्टम। तो वी वर आल्सो अ पार्ट ऑफ अ विलेज इकोनॉमी। ये जो विश्वकर्मा स्कीम बनी है उसकी वजह से लोगों को स्किल अपग्रेड करने के लिए और खुद को प्रिपेयर करने के लिए फॉर न्यू जॉब्स, फ्यूचरिस्टिक जॉब्स जो है उसके लिए बिल्कुल यह जो कम्युनिटी है जिनके पास एंशिएंट स्किल्स है उसको उसका बड़ा लाभ हो रहा है। और महाराष्ट्र में बिल्कुल वो तो ठाणे से आए हुए लोग विश्वकर्मा कम्युनिटी के, तो कुछ ही दिन पहले वो मुझे मिले थे और दे आर नाउ वेरी हैप्पी विद दिस स्कीम। सर, स्टार्टअप इंडिया की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ कैसी है, एंड पर्टिकुलरली अगेन पिछड़े वर्ग की बात की जाए तो उनकी ग्रोथ थ्रू स्टार्टअप इंडिया कैसी है? तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया यह अगेन एक बहुत ही इनोवेटिव इस टाइप का इनिशिएटिव है।
हमारे देश में कितने स्टार्टअप है, क्या है, 2014 के पहले क्या था, बहुत ही कम थे। उसका कोई काउंटिंग नहीं था, ना मैपिंग था, ना ट्रैकिंग था। बट 2014 के बाद में ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव शुरू हुआ, उसके माध्यम से आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है। ओके, उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के स्टार्टअप्स है। और हम जिस पुणे में बैठे हैं, इस पुणे में से ही महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पुणे से स्टार्टअप्स है, क्योंकि एक इकोसिस्टम यहाँ पे बनी हुई है। यह एक, इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टार्टअप्स के बारे में अगर आप बताएंगे तो, जैसे मैंने कहा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के माध्यम से लगभग 60,000 नए स्टार्टअप्स बने हैं। स्टैंड अप इंडिया, ये स्टैंड अप इंडिया किसको सपोर्ट करता है? ग्रीन फील्ड बिजनेसेस, जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेस, फर्स्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके लिए। और उसी को जोड़ के मैं आपको एक बताऊंगा, जो आसिम नाम की जो स्कीम है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, आसिम, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम है। यह वेंचर फंड लिंक्ड स्कीम है। ओके, अभी यह एक्सेस टू इक्विटी मार्केट, रेगुलर बैंकिंग और फिनांस को तो हो गया, कैपिटल मार्केट को, मगर इक्विटी मार्केट को एक्सेस इस स्कीम ने बनाया हुआ है। वेंचर फंड है, IFCI चलाता है वो वेंचर फंड, उसको लिंक्ड यह स्कीम बनी है। 30 लाख रुपए सीड फंडिंग जी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के टेक बेस्ड स्टार्टअप है, उनको यह 30 लाख का सीड फंडिंग वाला स्कीम, जिसमें महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल तो देश में 1000 टेक स्टार्टअप्स अमंग शेड्यूल कास्ट बनाने का संकल्प है। माय डॉटर मैत्रेयी ओडिकी नेक्स्ट जेन को हेड करती है, और सी इज अ ड्राइविंग, और all IITs, all IIMs, all TBI, Technology Business Incubation Centers, all AIM, अटल इंक्यूबेशन मिशन के माध्यम से जो AIC बने हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, इन सब का नेटवर्क हमने बनाया है। और यह स्कीम सभी इस इंक्यूबेशन सेंटर पे ऑनबोर्डेड है। तो यह जो स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, देखिए इसमें जो स्टेक होल्डर्स और एनेबलर्स चाहिए जी। देखिए सरकार स्कीम बनाती है, बट वो स्कीम के लिए हु विल बी द एनेबलर्स, उसको कौन आगे लेके जाएगा, कौन कितना इनोवेटिवली काम करेगा। तो यस, डिक्की इज देयर। सो डिक्की इज अ प्लेइंग रोल ऑफ एनेबलर, लाइक आसिम, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, वेंचर कैपिटल फंड जो हमने क्रिएट किए हैं भारत सरकार के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स के लिए एनेबलर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट वी आर प्लेइंग एंड प्रमोटिंग अ स्टार्टअप कल्चर अमंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, अभी तक ये काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा है। मैं आपसे बिफोर वी साइन ऑफ, फाइनल थॉट्स, महाराष्ट्र की जर्नी, विकसित भारत बनाने में महाराष्ट्र की भूमिका क्या रहेगी, और इसमें अगर जो अपना यहाँ पे दलित यूथ है एंड दलित समाज है, वो क्या रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इन द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फील्ड, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? महाराष्ट्र बहुत अहम भूमिका जो है विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट करेगा जी। जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, उसमें भी देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की ओर से चलाए जा रहे उद्यम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। जितनी सारी नई स्कीम्स है, आसिम से लेके, स्टैंड अप इंडिया से लेके, मुद्रा से लेके, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज महाराष्ट्र। बेनिफिशियरी शब्द में नहीं यूज करता हूं, क्योंकि जो उसका अलग अर्थ होता है, मगर वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र का लक्ष्य है, ग्रोथ रेट 9% है, वो 14 से 15% करने का। इंडियन जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूशन है, वो 20% करने का। से लेके नए 10 लाख जॉब्स, स्किलिंग और
इसके माध्यम से क्रिएट करने का लक्ष्य है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को बढ़ावा देने का उसमें लक्ष्य है। नए इनलैंड फिशिंग, बहुत महाराष्ट्र में वाटर बॉडीज है जिसमें मत्स्य संपदा योजना, उसमें महाराष्ट्र का बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में महाराष्ट्र बहुत काम कर रहा है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, डीकार्बनाइजेशन, ये सब विषयों पर महाराष्ट्र में बहुत काम हो रहा है। बीइंग महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल स्टेट, लीडिंग स्टेट, मुंबई एक इकोनॉमिक कैपिटल है, और अभी जो सजेस्ट किया हुआ है, जो होने वाला है, तो एक फिनटेक हब जो है, जिस प्रकार सिंगापुर और लंदन फिनटेक हब है, उसी प्रकार मुंबई भी एक महाराष्ट्र देश का फिनटेक हब जो है वो बनने जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म से लेके इतनी सारी चीजें महाराष्ट्र की जो सरकार है वह कर रही है, और मुझे बिल्कुल अपेक्षा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो जो देख रहे हैं, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी सरकार आपके विकास के लिए काम कर रही है, आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, आपके सोशल इंक्लूजन के लिए काम कर रही है। इसको भी आपको देखना चाहिए। लास्ट कमेंट, अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी का जो रिजीम है, दलित्स आर राइजिंग इन मोदी रिजीम। आप देखिए, फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद जी थे, शेड्यूल कास्ट से। सेकेंड टर्म में द्रौपदी मुर्मू जी है, शेड्यूल ट्राइब्स की। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव में यानी कि कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और अपार्ट फ्रॉम बजटरी अलोकेशन, जैसे मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बता सकता हूं जो डायरेक्ट थ्रू बैंकिंग सिस्टम जो मिला हुआ है सपोर्ट, वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। ये सब चीज को अगर हम कंपेयर करेंगे तो मैं बिल्कुल स्टैटिस्टिक के साथ मैं हूं, हवा में बिल्कुल मैं बात नहीं करता हूं। तो आप देखेंगे कोई भी भारत में सरकारें बनी हैं, उसमें अगर देखेंगे तो दलित्स आर राइजिंग इन मोदी रीजन। Sir, I would like to thank you for joining us today. This has been a very insightful conversation, and thank you so much for your time. Thank you very much.